नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की भागीदारी की। दरअसल मुस्लिम मतों को लेकर के भी तमाम सियासी दलों में लगातार कवायद जारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। पसमानदा मुसलमानों को साथ लेने के बाद अब दूसरी कवायद शुरू हुई है मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए, और इसको लेकर के कल भारतीय जनता पार्टी ने जो सूफी पंथ को मानने वाले लोग हैं उनका एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में बुलवाया। उसमें बड़ी संख्या में सूफी पंथ को मानने वाले लोग शामिल हुए और काफी देर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिसमें खुद भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद उसमें शिरकत कर रहे थे। इससे आप संजीदगी का एहसास लगा सकते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को लेकर के पार्टी कितना संजीदा थी। काफी देर तक चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में उनको समझाया गया और ये बताया गया कि कैसे इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल है वो कैसे मुस्लिमों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके किस तरीके से मुस्लिम मतों को अपने पाले में खींचा गया और लंबे समय तक उनका शोषण किया गया। वैसे भी माना जाता है कि जो सूफी पंथ को मानने वाले लोग हैं थोड़ा सा लिबरल होते हैं और उनका अ, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका कुछ ना कुछ झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहले से भी रहा है और इस बात को लेकर के कई बार चर्चा होती रही है। और एक तरीके से कहा जाए, खास तौर से अगर हम लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर शिया संप्रदाय बाहुल्य जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा शिया संप्रदाय के लोग लखनऊ या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उनको लेकर के भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जमाने से ही ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिम मतों का, खासतौर से शिया कम्युनिटी के जो मत है उसका एक बड़ा हिस्सा जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन पसमानदा मुसलमानों का जब भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला, उसके बाद से जो दूसरे तमाम सियासी दल थे वो असहज हुए। खैर, कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी संख्या में जो सूफी पंथ को मानने वाले लोग थे उनका जब वहां पर जमावड़ा हुआ, तो उस वक्त वहां पर कई तरीके की बातें हुई और खास तौर से जो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो जमा हुए थे वो बार बार एक बात कह रहे थे कि ना कोई दूरी है ना कोई खाई है, मोदी अपना भाई है। तो क्या इसका मैसेज समझा जाए और क्या भारतीय जनता पार्टी सधे हुए कदमों से आहिस्ते आहिस्ते पहले तीन तलाक के मुद्दे के साथ मुस्लिम महिलाओं के मतों में सेंध मारी, उसके बाद पसमानदा मुसलमानों के मतों में सेंध मारी, और अब जो सूफी पंथ को मानने वाले लोग हैं, जो उदार माने जाते हैं, जिनका किसी भी धर्म से कोई बैर नहीं, जो अपने मजहब को लेके बहुत कट्टर नहीं, जिनके कलाम में आपको ईश्वर की भक्ति भी नजर आ जाएगी, जिनके कलाम में आप जब आप सुनेंगे जो उनकी कविताएं या जिस तरीके से वो शेर कहते हैं उसमें आपको एक अजब सी खुशबू, एक मिठास नजर आती है। जो लोग भी थोड़ा सा भी इसके बारे में जानते होंगे वो इससे वाकिफ होंगे। तो पहले एक बार सुन लेते हैं कि क्या कह रहे थे कल जो मुस्लिम समुदाय के सूफी महासंवाद का जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के जो लोग वहां पर जमा हुए थे वो लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मोदी हमारा भाई है। तो तमाम सूफिया इकराम जो अपनी खानकाहों में बैठ कर के जिनके लाखों लाखों मुरीद हैं, ये हजरात खड़े हुए हैं आपके सामने, बड़े बड़े सज्जादगान हैं, इनके एक एक आदमी के कई लाख मुरीदीन हैं। यह सब में अपना ये पैगाम दे रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कि सरकार की जो भी योजनाएं थीं वो सारे परिवारों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए बराबर थी, लेकिन उनका कोई उजागर करने वाला नहीं था। अब ये सूफी संवाद के ज़रिए इनको उजागर करने का प्रोग्राम बना है कि जो जो फैसिलिटीज़ जो जो सहूलतें सबको दी गई हैं वो मुसलमानों को भी दी गई हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच सियासी दूरियां बनाने के लिए, बीजेपी और मुसलमानों को दूर रखने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लिहाजा उन प्रोग्रामों को के तहत समझने के लिए कि ये हम दूर नहीं हैं, हम आपके करीब हैं और हम जो हैं।
तो देखिए, आपने सुना जो लोग वहां पर आए हुए थे बीजेपी कार्यालय में, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई दूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। यानी भारतीय जनता पार्टी से अब मुस्लिमों को परहेज नहीं है तो क्या? इंडिया गठबंधन पीडीए के जिस फार्मूले को लेके चल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक एक करके पिछड़ों को अलग टारगेट करेगी, दलित को अलग और अल्पसंख्यक को अलग टारगेट करेगी? पिछड़े वर्ग को लेकर कहा ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वोट बैंक बहुत मजबूती से खड़ा और यही वजह कि 2014 से लेकर के अब 2024 आने वाला है, लेकिन बीजेपी एक तरीके से आपातकालीन जैसी स्थिति में, इसको हराने वाला अभी तक कोई सामने मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया। दलितों को लेकर के कहा ही जा रहा है कि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा गैर जाटो बिरादरी को छोड़ करके बीजेपी के साथ और अब बारी अल्पसंख्यकों की है। तो आज इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से उमाशंकर पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक बाजपेयी जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं और करमवीर आजाद जी जो दलित चिंतक है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और सबसे अहम सैयद हसन कौसर जो क्षेत्रीय संयोजक है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, कल बड़ा जमावड़ा अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का हमने देखा कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कल लगा हुआ था और आने वाले समय में सूफी महासंवाद के कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये कार्यक्रम आपका सफल होगा? जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को लेकर के आपने बड़ी कवायद की, अब एक नई सिरे से अल्पसंख्यकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए खास तौर से रणनीति पे काम किया जा रहा है। मानस की वास्तविकता ये है, आपने अखोड़वा देखा है? अखोड़वा जिसका नाम होता है जो आंख फोड़ देता है, समाज में ऐसी एक प्रथा कही जाती है, लेकिन उसने बेचारे ने अभी तक आंख किसी की नहीं फोड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी की दशा जो है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या अन्य कोई राजनीतिक दलों, सबने इसी प्रकार से बना रखी थी। मुस्लिम समाज को डरा के रखा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपका शोषण करती है, आपका हित भारतीय जनता पार्टी में समाहित है। तो हम लोगों ने 2022 से पहले, इससे पहले हमारी तरफ से भी थोड़ी कमी रही थी, हम लोग उधर प्रयास ज्यादा नहीं करते थे, कुछ तो करते थे। समाज का प्रबुद्ध वर्ग बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता आया है, लेकिन 2019 के बाद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए। तो 2000 विधानसभा चुनाव में परिणाम स्वरूप चुनाव 7% वोट भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वर्ग के मिले थे। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के ईमानदारी से काम करते हैं। पीडीए समीकरण, कभी एमवाई समीकरण, समाजवादी पार्टी 2022 तक एमवाई समीकरण के आधार पर वोट मांगती रही, मतलब मुस्लिम यादव। उस समय दलित और पिछड़ा वर्ग कहाँ चला गया था भाई? ये लोग सिर्फ समीकरण के आधार पर वोट मांगते हैं। आज की तारीख में चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, सैकड़ों राजनीतिक दल है, वो जो है एक समीकरण बना करके साधने का काम करते हैं मतों को। लेकिन अब इनको ये नहीं पता, जितनी जानकारी उनको, उससे ज्यादा जानकारी देश को, प्रदेश की जनता को है। वो परफॉर्मेंस पे वोट देना चाहती है। भाई 4 बार इनकी सरकारें रही हैं, एमवाई समीकरण फेल होकर पीडीए लेकर के चले आए। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उत्तर प्रदेश से देश में सभी अपने पूरे दल को जब गुजार रहे हैं। समाजवादी पार्टी की 2 लोकसभा सीटें, अभी 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था मानस जी, आजमगढ़ और रामपुर में। वहां अगर इनका एमवाई समीकरण सही ढंग से होता तो 60% वोट मुस्लिम यादव का था। कहाँ हो गया इनका, कहाँ चला गया इनका समीकरण भाई? क्या उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अब समझदार हो चुकी है, अब इनके समीकरणों के बहकावे में आने वाली नहीं है। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर आने के लिए आतुर है। वो आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, इसको विश्वास को नारे को लेकर के काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने गरीबों को आवाज दी है, बड़े पैमाने पर मुफ्त शौचालय दिए, बड़े पैमाने पर 5 लाख तक का बीमा दिया है, बड़े पैमाने पर गैस कनेक्शन मुफ्त दिए, हम लोगों ने किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, मुफ्त राशन की व्यवस्था करा रहे हैं। उसमें कभी भी कोई इस प्रकार के जातिगत या धर्मगत वर्गीकरण नहीं किया था। जो भी समाज का अंतिम मैदान में खड़ा व्यक्ति है मानस जी, उसको सभी को लाभ पहुंचा है। इसका लिए कहने में मुझे कभी भी अस्वस्थ नहीं हो रही है। बड़े पैमाने पर मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी लाभ मिला है। हम लोग ईमानदारी से मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़े हैं मानस जी,
और जितना हो सकेगा समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति किसी भी वर्ग का होगा। हम लोग समीकरण के आधार पर राजनीति नहीं करते, समाज में जिस वर्ग को जितनी आवश्यकता होती है उतना देने का प्रयास करते हैं। और ये बात तो कहा जा सकता है कि बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, अच्छा करने की और अच्छा करने की हम लोग वो करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं मानस जी, हम लोग ये बताने में कतई हिचक नहीं करते हैं कि हमने इतना काम किया, इतना काम बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, तभी तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 5.5 दर्जन सांसद है। ये लोग समीकरणों के आधार पर गाना गाने वाले लोग, किसी के 2 सांसद है, किसी के 1 सांसद है। कांग्रेस को ही ले लीजिए, अपनी जो परंपरागत सीटें हारी बैठी है, जो लंबे समय से जिसमें शासन होता रहता था वो सब हारे बैठे हैं। वास्तविकता यह है आज की जनता बहुत समझदार हो गई है, अपना हित अहित बेहतर तरीके से जानती है, चाहे किसी भी समाज का हो मानव जी, वो बेहतर अच्छी तरीके से जानती है हमारा हित किसमें। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा जीतने का जो हमारा लक्ष्य है काम करेगी। चलिए, उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। उमाशंकर जी, इंडिया गठबंधन किस तरीके से एक एक करके जो पीडीए का जो फार्मूला है आपका, पिछला तो पहले ही उनके साथ में है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। दलित का भी कुछ हिस्सा है, मायावती अलग से दावेदारी है, लेकिन अब पूरा जो टारगेट है वो मुस्लिम मतों को लेकर के। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुस्लिमों को जाने में कोई परहेज नहीं है, उनके साथ बैठक करने में कोई परहेज नहीं है, उनके साथ रणनीति में काम करने से परहेज नहीं, यहाँ तक कि उनके साथ अब नया अभियान शुरू होने जा रहा है, उससे भी परहेज नहीं है। बल्कि वो कह रहे हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई, ये नारे लगा रहे हैं। देखिए मानस जी, भारतीय जनता पार्टी का उपनाम भारत जलाओ पार्टी भी रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई कालांतर में, वो सिर्फ इसलिए हुई कि इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे करवाए, लोगों को लड़ाया, नफरत फैलाई। और आज भारतीय जनता पार्टी उसके नफरत की दुकान जब बंद होने लगी है, तो अब ये भी राहुल गांधी जी के पीछे आके खड़े होके मोहब्बत के दुकान की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। इनके पास पहले तो मुसलमान नहीं थे इनके सबके में, अब क्योंकि हारने की बेला है, जाने की बेला है, डर सता रहा है कि हम जाएंगे तो क्या होगा। शाह जी को भी डर सता रहा है, मोदी जी को भी डर सता रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात अब करना बंद कर रहे हैं क्या, इनसे पूछिए। अब ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान भाग जाओ, इनको तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से कभी लगाव नहीं रहा, उनके लिए इन्होंने डर, भय और नफरत का माहौल पैदा किया। अब उनके चरणों में आना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। आप आइए, उनके चरणों में पड़िए, उनसे वोट की अपील करिए, उनसे कहिए कि हमें बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई। मोहन भागवत कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, शाह जी कह रहे हैं, पूरी भाजपा अब मुसलमान कर रही, अच्छी बात है। हमें ये गंगा जमुनी तहजीब पर अगर ये आए तो ठीक है, लेकिन हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। एक तरफ तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान का वीजा देते रहते हैं, और दूसरी तरफ उनसे भाईचारे की भी बात करते हैं। मानस जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके मातृ संगठन आरएसएस को कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार नहीं रहा। उसके लिए इन्होंने नफरत की खाई तैयार की और उस पर अपने सत्ता की कांग्रेस को रहा है, उमाशंकर जी, कांग्रेस को मुसलमानों से प्रेम रहा है। कांग्रेस को मानस जी भारत से प्रेम रहा है, भारतवासियों से प्रेम रहा है। जो भारत के नागरिक हैं, हमें सबसे प्यार रहा है। देखिए, मुस्लिम लीग से लेकर के ओवैसी तक की पार्टी कहती है कि 84 में ताला आपने खुलवाया, मुसलमानों का शोषण आपने किया, मुसलमानों के मतों का इस्तेमाल आप करते रहे। वो तो आप और बीजेपी को दोनों को ही मुस्लिमों का दुश्मन बताते हैं, वो आपको बीजेपी के साथ उनके समकक्ष तुलना करते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी की या मुस्लिम लीग की क्या स्थिति और किस तरीके से आपको पानी पी पी करके वो कोसते रहे। मानस जी, ओवैसी साहब किसके साथ खड़े हैं, किसकी बी पार्टी है? वो पूरे देश में चुनाव लड़ने जाते हैं, बिहार भी लड़ेंगे, गुजरात भी लड़ेंगे, महाराष्ट्र भी लड़ेंगे, लेकिन जहां से वो आते हैं, तेलंगाना, हैदराबाद, वहां वो चुनाव नहीं लड़ते। वहां वो भारतीय जनता पार्टी के लिए
सीटें छोड़ देते हैं। बात मुस्लिम लीग की है, जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग था, उसके साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस की सरकार बनाई थी, चाहे वो बंगाल प्रांत था या सिंध प्रांत था। लेकिन जो हिंदुस्तान का मुस्लिम लीग है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, तो इनको नफरत क्यों हो रही है? हाँ, मैं आपको वही कह रहा था, इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से इनको नफरत है, क्योंकि सत्ता की रोटी सेकते हैं। लेकिन हाफिज सईद से इनकी बड़ी यारी है, वहां तो किसी को भेज देते हैं दूत बना के मोदी जी। नवाज शरीफ से इनको बड़ा प्यार है, वहां मोदी जी बगैर आमंत्रण निमंत्रण पहुंच जाते हैं बर्थडे का केक काटने। इनको बड़ा प्यार इनके लोगों को भी रहा है, कभी बस लेके जाएंगे, कभी उनके लिए रेड कारपेट बिछा देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कभी गोधरा कांड, कभी बिल्किस बानो के अपराधियों की गार्लैंडिंग करेंगे, माला फूल पहनाएंगे, कभी कठुआ में इनके लोग खड़े हो जाएंगे, एक बच्ची का रेप होगा, बलात्कार होगा, उसमें हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। तो ये इनका असली चेहरा तो यही है। अगर ये मुसलमानों को भारतीय मानते हैं, तो मोदी जी से कहिए कि आप विदेश के मस्जिदों में तो जाते हैं, हिंदुस्तान के मस्जिदों से दूरी बना के क्यों रखते हैं? कभी कहते हैं मैं टोपी नहीं पहनूंगा, लेकिन इजिप्ट में जाएंगे, यूएई में जाएंगे, मिस्र में जाएंगे, मस्जिदों का दौरा करेंगे और भारत के मुसलमानों से कहेंगे टोपी नहीं पहनूंगा, कहेंगे ये टोपी पहन के हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। ये दो चेहरा क्यों? शहनवाज हुसैन इनके मंत्री थे, उनको बाहर कर दिया। मुख्तार अब्बास नकवी इनके मंत्री थे, उनको बाहर कर दिया। उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को इन्होंने चुनाव लड़ाया? दिखावे के लिए दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया, इसके पहले एक मोहसिन रजा को बना दिया, लेकिन किसी मुसलमान को इन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ाया? मानस जी पूछिए इनसे। अगर चलिए सबके साथ मैं सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो उन मुसलमानों को क्यों कहते हैं कि ये उमाशंकर जी मैं बिल्कुल जवाब हरामजादे दूंगा, और रामजादे की बात करते? क्यों मैं इनके बिल्कुल मंत्री जवाब कहते दूंगा। हैं गोली मारो सालों को? किसके लिए कहते हैं उमाशंकर जी मानस बिल्कुल जी? बिल्कुल जवाब ये दूंगा। क्या आपने इतिहास में जो गलतियां की हैं भारत को जलाने के लिए, सत्ता की रोटियां सेकने के लिए, क्या वो भारत का हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, वो नहीं समझता? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक लाल किले की प्राचीर से एक बात कह दी, फिर लोकसभा में अगर उन्होंने कोई बात कही, आज तक ये वही कहते रहते हैं। अरे जिनको अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं पता है, जो इतने निचले स्तर तक जाकर राजनीति करते हैं कि भारत के हिंदू और मुसलमानों के गंगा जमनी तहजीब पर आग लगाकर इस देश को जलाने का काम किया, आज वो लोग मुसलमानों के शरण में है। अच्छी बात है, चलिए स्वागत है, चलिए लेकिन चलिए उसको दिल उमाशंकर से जी, स्वीकार करें। उमाशंकर जी, ये भारत हिंदू या उमाशंकर मुसलमान, सिख और ईसाई सबका है। यही तो कांग्रेस पार्टी सिखाती रही है कि सबको साथ लेकर चलिए, विकास की बात करिए, नफरत की राजनीति मत करिए। राहुल गांधी चलिए जी ने ठीक है, तो इस एक मुद्दे पर, इस एक एजेंडे कम्युनिस्ट पर पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की। उसका मोहब्बत की दुकान का मजाक उड़ाने वाले लोग, जिन्होंने नफरत के दम पर अपने सत्ता की रोटियां हासिल की हैं, उमाशंकर जी और आज भी वो कह पहले रहे हैं से मुसलमानों के चरणों में। अच्छा, स्वागत है, मैं वेलकम कर रहा हूँ। आइए, कम से कम चलिए ठीक है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दिल में कालिमा लेके मत आइएगा। हाथी के दांत की तरह जो खाने वाले हो वही दिखाइएगा। एक मिनट जी एक मानस। एक मिनट, सैयद हसन कौसर जी हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से है। आपने उमाशंकर जी के तमाम आरोपों को सुन लिया, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े करके मुसलमानों का कोई भला होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर मुसलमानों का भला हो रहा है। और मुस्लिम समाज जिसकी बात कही जा रही है, मुस्लिम समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक का नहीं था। दूसरी पार्टियां जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां थी, उन सारी पार्टियों का वोट बैंक मुसलमान था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उसने मुस्लिम समाज को सहायता दी, मुस्लिम समाज को तमाम जो है तो स्कीम के जरिए फायदे पहुंचाए, मुस्लिम समाज की तमाम झगड़ों को खत्म किया, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मामलात को जो है तो कंप्रोमाइज करा के उसको जो है तो निपटाया गया, कोर्ट के जरिए उसका फैसला आया। इन तमाम चीजों के बाद मुसलमानों की आंखें खुल गई, उनकी ये समझ में आ गया कि हम सभी लोगों को दूसरी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना के मुस्लिम के नाम पर और हिंदू के नाम पर लड़वा रही थी। आज यही कारण है कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। जिनको अभी जो है तो दानिश आजाद जी की बात हो रही है,
दानिश आजाद जी को जो मंत्री बनाया गया है, दानिश आजाद जी को मंत्री बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन सबका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि देश में हमारे सब लोग मिलकर काम कर सकें। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुस्लिम समाज के वोट की बात नहीं की थी, क्योंकि बहुसंख्यक समाज यहाँ मौजूद था और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उनका वोट मिल रहा था। 10 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में आए हुए, यहाँ पर अपनी जो है तो सरकार बनाए हुए। इन 10 सालों से पहले क्या हो रहा था? जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे, सारी पार्टियां खड़ी होकर मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक बना के उनसे बात कर रही थी और उनको जो है तो इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन आज वही मुस्लिम समाज जो है वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया तो दूसरी पार्टियां परेशान हो रही हैं। परेशान इसलिए हो रही हैं कि उन्हें मालूम है कि हमारा वोट बैंक खिसक गया है। कल तक जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, जिन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं की, वो लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आप देखिए कहीं जो है तो गंगा आरती कर रहे हैं, कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं। उन पार्टी के लोगों को जो गुमराह कर रहे थे हमारे मुस्लिम समाज को, उनके गुमराह करने के अब दुकानें बंद हो गई हैं। हम लोग साथ खड़े हैं, पाकिस्तान का मुसलमान हो या किसी जगह का मुसलमान हो, अगर वो मुसलमान है, सही तरीके से ईमान वाला है, इंसान है, जुल्म नहीं करने वाला है, तो हम उसका साथ देते हैं। लेकिन वही जब जुल्म करने वाला मुसलमान आतंकवादी की शक्ल में हमारे सामने आता है तो उसे नहीं बख्शते हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान का हो और चाहे कहीं का हो। हिंदुस्तान का मुसलमान भोला भाला मुसलमान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वो कांग्रेस के साथ, समाजवादी के साथ, बहुजन के साथ, तमाम पार्टियों के साथ जुड़ के चाहता था कि हम किसी सूरत से इनका साथ दें और किसी तरीके से आगे बढ़ें। यही पार्टियां उनको बहका रही थी, यही पार्टियां उनको दहला रही थी कि आप जो है तो जानते नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, हिंदुत्व के ऊपर काम कर रही है, आपको जो है तो यहाँ काट दिया जाएगा, हिंदुस्तान खाली करा लिया जाएगा, मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। आज वही सारी पार्टियां मुसलमान को लेकर क्यों परेशान हो रही हैं? जब भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान जुड़ गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलजुल के काम करना चाह रहा है, देश की तरक्की के लिए और देश के अमन और शांति के लिए काम कर रहा है, तो उसमें परेशान होने की कौन सी बात है? चलिए हेमंत तिवारी जी प्रोफेसर साहब हेमंत तिवारी जी के पास चलते हैं। हेमंत भाई, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कवायद हो रही है, देखिए एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का है और दूसरी पक्ष इंडिया गठबंधन, जैसा उमा शंकर जी अभी कह रहे थे। लेकिन इन सबके बीच जो पेच फंसा है वो है मुस्लिम मतों को लेकर के। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कभी MY सड़कर यानी मुस्लिम यादव, कभी दलित मुस्लिम समीकरण, अब इसमें से एक नया समीकरण नए तरीके से जन्म ले रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके का प्रयोग कर रही है। पहले आपने देखा कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक के मुद्दे को इशू बनाया, उसके बाद उसका एक उनको कुछ फायदा मिला पॉलिटिकल तरीके से, एक माहौल तो बना ही देश में, खासतौर से महिलाओं के बीच में। अभी आप देख रहे हैं जिससे पहले पसमानदा मुसलमान, अब सूफी। क्या लग रहा है आहिस्ते आहिस्ते सधे हुए कदमों से भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक का भी कुछ हिस्सा खींचने में कामयाब हो जाएगी क्या? देखिए मेहनत से एक ऐसी लड़ाई है ये इलेक्शन की, पॉलिटिक्स की, जिसमें कोई किसी स्तर तक जा सकता है, कोई कैसा भी प्रयोग कर सकता है। हम आप अब इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो जमाना गुजर गया कि हम आप यानी जो पत्रकार लोग हैं या जो एनालिस्ट है या जो हालातों का विश्लेषण करते हैं, वो कुछ सुनिश्चित मानकों पर सुनिश्चित आकलन करते थे। लेकिन अब सियासत उस दर्जे तक पहुंच गई है कि सबको हर कदम उठाने का, हर तरीका इस्तेमाल करने का अख्तियार है। उसमें क्या कहा जाए, लेकिन सच क्या है? सच तो है जो जमीन पर दिखता है, और जमीन पर जो दिखता है वो है कि पिछले 9 वर्षों से, 9.5 सालों से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, और बहुत ज्यादा, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा जगहों पर उन्होंने कामयाबी पाई। एक लंबे समय तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस आज हाशिए पर है। इस स्थिति में है उसे छोटी छोटी पार्टियों के सामने जाकर के अपना अस्तित्व बचाने के लिए और अपना पुराना दिन वापस लाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये वक्त की बात है, क्योंकि किसी को कोई रोक तो है नहीं। आपको याद होगा 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय मैंने कुछ चीजें कही थी। मैं अमेठी में काफी घूमता था। ये बात तो 2014 में ही कही थी लोगों ने कि 1-2 गांव वहां है, आप देखिएगा, एक गौरीगंज असेंबली सेगमेंट में पड़ता है और एक अमेठी असेंबली सेगमेंट में पड़ता है। उनका आप देखिएगा
ये मुस्लिम बहुल गांव है और यहाँ का रिजल्ट देखिए। 2014 में जब उस मुस्लिम बहुल गांव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले तो उसको पैमाना मान के हमने थोड़ा सा काम किया 2019 में। 2000 और इसके बाद चुनाव प्रचार के जब चुनाव प्रचार चल रहा था, यानी 10 अप्रैल 2019 की तारीख मुझे याद है, जिस दिन राहुल गांधी का नॉमिनेशन था, उस दिन मैं उसके अगले रोज उस गांव में गया। आप आश्चर्य करिएगा कि 900 करीब 850 मतदाताओं वाले पोलिंग सेंटर पर 90% से ज्यादा, करीब 95% मुस्लिम, और उसमें भी शिया हजरात कम, सुन्नी मुस्लिम अधिक थे। और उस गांव का जब परिणाम आया तो वहां 600 से अधिक मत स्मृति ईरानी। यह एक वानगी के तौर पर मैं देखता हूँ, बाकी लड़ाई झगड़ा दावा और इल्जाम ये सब तो चलता रहता है। और ये तब से मैं लगातार, आपको खूब याद होगा, मैंने बार बार जिक्र किया था, इलेक्शन के पहले मैंने रिजल्ट के पहले जिक्र किया था, और रिजल्ट के बाद वहां का परिणाम मैंने पता करवाया था, तो ये परिणाम पता लगा था। तो अब ऐसा है कि पुरानी चीजें नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं कि एक जमाना था तो मुसलमान भाजपा से बहुत डरता था, बहुत डरता था। अब किसने उसको डरने के लिए इतना बना दिया, या हो सकता है उसने कुछ काम ऐसे किए हो, होते ही थे। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, एक जमाना था मुसलमानों के लिए क्या क्या बोलते थे। भाजपा के बहुत सांसद है, बहुत कर्कश बोलते थे, लेकिन आप देखिए प्राइम मिनिस्टर भी सब सॉफ्ट बोलते हैं। उनको लगता है कि पुरानी वाली चीजें नहीं रही। तो क्या पुरानी वाली भाजपा रही? नहीं रही ना। 2014 के पहले वाली भाजपा रही? कहाँ रही? 2014 के पहले की जो भाजपा अटल आडवाणी के जमाने की थी, उसकी कामयाबी के रेशियो भी देखिए, ऐसा था नहीं था। तो ऐसी सूरत में अगर प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ बैठे हुए हैं, तो इंद्रेश कुमार तो मुस्लिमों पर पिछले कई 2-3 दशकों से काम कर रहे हैं, 3.5 दशक से ज्यादा समय से खाली मुस्लिमों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, भाजपा की बात उनसे करते हैं, संघ की बात करते हैं। तो पहले से चल रहा है, कोई आज की कवायद नहीं है। उसका रिजल्ट तो ऐसा खाली, अच्छा मुस्लिम छोड़ दीजिए, आप देखिए ओबीसी वर्ग 2014 के समय से उत्तर प्रदेश में ओबीसी जिस तरीके से भाजपा के साथ आया, ये अपने आप में रिकॉर्ड था। और अभी 2022 के असेंबली इलेक्शन तक को आप देखिए, लगभग अनुपात वही बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं आई, बढ़ी रही है। तो इलेक्शन आने के पहले सबके अपने अपने दावे, अपने अपने समीकरण होते हैं, लेकिन किसको वोट करना है, और ये भी जान लीजिएगा, अब वो जमाना नहीं रह गया कोई ठेकेदार हो गया कि मियां बुखारी जी जामा मस्जिद से ऐलान कर रहे हैं और जाके किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और वोट मिल रहा है। वो वक्त गया। मैं तो अपने गांव की बात कर रहा हूँ, उस इलाके की जहां से वहां शंकर जी आते हैं। हम अपने गांव से मिसाल लेते हैं, इससे चीज थोड़ी आसानी समझ आ जाएगी। जो सेंट्रल स्कीम्स वाली बात में लगातार क्यों पिछली बात कह रहा था कि मुस्लिम इससे अट्रैक्ट हो रहा है। अपने गांव, हमारे गांव में जो चुड़ियार है, भाट है, जो हाशमी है, दाढ़ी बनाने वाले, जो मतलब छोटे तबके वाले मुसलमान है, जुलाहे हैं, मैं लोगों के बीच में पता करवाता था, खुद जाता था, लोगों से पूछता था। तो जिसको थोड़ा लाभ मिलेगा भाई, जिसको कभी कुछ नहीं मिला है, संजोग में किसी को दोष नहीं दे रहा, इसके लिए मैं किसी कांग्रेस या किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा, इसके लिए सिस्टम को दोषी दे रहा हूँ। सिस्टम के नाते लोग उससे महरूम थे। तो जब जिसको कभी कुछ, आप हमको कभी कुछ नहीं मिला इतने साल तक, और अभी मुझे वजीफा मिलना शुरू हो जाए, तो मेरे लिए नई बात होगी ना भाई साहब। हमारा चौका चूल्हा दाल रोटी चल रही, हमारे लिए नई बात होगी ना। तो इस वीकनेस को, इस वीक पॉइंट को, इस वीक लिंक को भाजपा ने पकड़ा, और अब उसी पर उसका फोकस है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप और बेहतर करने की कोशिश करिए। लेकिन ये सच है कि मुस्लिमों का बहुलतम वोट को उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में 2022 के अद्यतन परिणामों को अगर आप बुनियाद बनाए तो अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के साथ है। इस चुनाव में सुनिश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि मुस्लिमों की दृष्टि जो है वो भारतीय कांग्रेस की ओर जरूर है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है, कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर है। कांग्रेस के कैंडिडेट वोट को
कैंडिडेट कमजोर कैंडिडेट को मुस्लिम क्यों वोट करे, एक बार आखिर वो सवाल करता है, इसलिए वो डिवाइड हो जाता है। और आप सीएसडीएस के आंकड़ों को अगर आधार बनाए तो 2022 के असेंबली इलेक्शन में अगर समाजवादी पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट मुस्लिमों को किसी को मिला था तो भारतीय जनता पार्टी थी। ये अपने आप में आश्चर्यजनक सत्य लगता है, नहीं लगता? तो साफ पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। पब्लिक जो देखती है, जो उसको पसंद, और पब्लिक रिएक्ट करने लगी, पब्लिक रिएक्ट करती है, उसको सरकार नहीं पसंद है, जवाब देंगे। जी अनिल दुबे जी, आपका तो पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। अनिल दुबे जी, मैं कह रहा था कि जिस हिसाब से बीजेपी कोशिश कर रही है, ये तो पूरा समीकरण आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिगड़ जाएगा अगर बीजेपी थोड़ा बहुत भी वोट बैंक काट लेगी मुसलमानों का। नहीं, मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हो? बात ये आज मुसलमानों की बात कर रहे हो, वोट लेना है तो मुसलमानों की बात कर रहे हो। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को के माहौल को खराब करने का काम किसने किया था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम किसने किया था? या ये उत्तर प्रदेश की जनता से क्या छिपा हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के दंगे कराए गए, जिस तरह से माहौल को वहां बिगाड़ा गया, माहौल बिगाड़ करके उत्तर प्रदेश में और देश में जो है आपने उसका राजनीतिक लाभ लेने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जान रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिलने माहौल को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता चौधरी जगत सिंह जी लगातार वहां पर भाईचारा सम्मेलनों में लगातार वहां पर समरसता अभियान चला रहे हैं और आप माहौल बिगाड़ने का काम कर लो। एक तरफ सूफी सम्मेलन कर लो, दूसरी तरफ माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ उनकी बस्तियों में, उनके क्षेत्रों में जहां पर उनकी आबादी है वहां पर कोई काम नहीं कर रहे, वहां पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा। और बात अब दंगे नहीं हो रहे, 2.5 से बीजेपी कह रही है कि दंगे नहीं उसकी सरकार कि ये हमारे हितैषी नहीं है। दरअसल ये हितैषी जितने भी इन्होंने वादे किए, जितने भी इन्होंने, चाहे इन्होंने किसानों के साथ वादे किए, चाहे इन्होंने नौजवानों के साथ वादे किए, चाहे इन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ वादे किए, इन्होंने एक भी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। जितनी बातें इन्होंने की वो सिर्फ झूठी की झूठी निकली। आपसे जब सवाल होता है तो आप जात की उदाहरण की बात करते हो और जब वोट लेने की बात आएगी तो आप जो है सम्मेलन करोगे, आप कहोगे हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, लेकिन आप हमदर्द किसके हो? आप जिनके लिए आप बात कर रहे हो उनके भी तो हमदर्द नहीं हो। देश की 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो राशन पर निर्भर हो गई है। देश की सरकार 10 साल से चल रही है, ये देश की जनता आत्मनिर्भर बनना चाहती है और उसको आप 5 किलो राशन पर निर्भर करने का काम कर रहे हैं। आप एक लाभार्थियों का अलग तैयार कर दिया बीजेपी ने, वो खाली लाभ लेने के लिए ही वोट कर रहा है। इस बात को मानिए आप अनिल दुबे जी, एक लाभार्थियों का एक वर्ग बीजेपी ने तैयार कर दिया है जो सिर्फ इस लालच में वोट कर रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार चलेगी तो राशन बंद हो जाएगा, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलेगी। जिसको आप कह रहे हो, जिसको आप लाभार्थी कह रहे हो, वही 80 करोड़ जनमानस है। वो 80 करोड़ जनमानस आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वो चाहता है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए योजनाएं बनाने का काम करे। ये जो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं वो चाहता है हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाए, लेकिन ये कोई योजना नहीं बना रहे। आप अनिल दुबे जी, आपके इस बात पे मैं राघवन जी से एक जवाब जरूर लूंगा, लेकिन चूंकि करमवीर आजाद जी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। करमवीर जी, बहन जी का रुख बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है, वो अभी भी देख लगातार वो इंडिया गठबंधन को ही कोसती चली जा रही है। ऐसे में अगर मतों का बिखराव होगा तो मुस्लिम मत भी तो कंफ्यूज होगा कि वो जाए किसकी तरफ। अगर ऐसे में बीजेपी अगर कुछ वोट बैंक खींच ले रही है तो आपको तो नुकसान ही होना है। मायावती जी तो पानी पी पी करके इंडिया गठबंधन को कल के मैंने डिबेट ही इसी मुद्दे पे की कि क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को कहा कि धड़ा की राजनीति करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरा वोट बैंक तोड़ लेंगे, जाने क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, बाकायदा ट्वीट कर दिया। तो मायावती का जो रुख है
वो तो स्पष्ट है जी, ऐसे में तो मुसलमान भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो बीजेपी की तरफ अगर जा रहा है तो उसमें हैरत क्या है? धर्मवीर जी। मानस भाई देखिए, अभी मैं सब लोगों की बात सुना, बहुत धीर पूर्वक सुना, बहुत ध्यान से सुना, और सब लोगों का बहुत धीरज धर के मैंने सारी बातें सुनी। जो मूल बात है, देखिए अब कहाँ जाएगा मुसलमान, कहाँ जाएगा दलित, कहाँ जाएगा वो, ये तो समय बताएगा। लेकिन बात जो यहाँ पर हमारे राघवेंद्र भाई ने कही है, राघवेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, लोगों को राशन मिल रहा है निष्पक्ष। बहुत बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही है। इतना अच्छा काम मुझे लग रहा है कि शायद किसी सरकार ने नहीं किया। आप एक आकलन करिए, छोटी सी बात मानस भाई, मैं राघवेंद्र भाई से बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, हिंदू मुसलमान कराने का बीड़ा बीजेपी ने ही उठाया था, आज पसमानदा मुसलमान की बात कर रही है। ठीक है, 4,50,00,000 पसमानदा मुसलमान उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने दलितों को केवल राशन के लिए इस्तेमाल किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल आज मैं इस डिबेट पे आने से पहले मैंने एक आंकड़ा देखा था। आंकड़ा ये था कि डीजल पेट्रोल पे जो प्रदेश सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास जो टैक्स जाता है, 35 रुपए 61 पैसे दोनों के पास, ये गूगल से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 35 रुपए 61 पैसे जाता है। और एक मजदूर वर्ग, एक मजदूर जो मजदूरी करता है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है और वो मजदूरी करने मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक बहुत बड़ा जो वो है, आप एक आकलन करिए कि अगर महीने में वह जो है 20 लीटर पेट्रोल अगर बाइक में डलवाता है तो सरकार के पास कितना पैसा गया, और सरकार जो राशन दे रही है वो कितना दे रही है, इस पे भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके अलावा झूठा प्रोपेगेंडा, चीनी और ये आपसे मेरी बात तो सुनिए मानस भाई, सरकार अपने घर से नहीं देगी तो क्यों दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रही है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अरे अल्टीमेटली वो जनता का है ना, तो जब जनता का है सुन लीजिए, एक अरे राघवेंद्र भाई, आप देखिए बीजेपी वालों की यही बात है कि अपनी बात बोल, अरे मेरे राघवेंद्र भाई बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए राघवेंद्र भाई, बात सुन लीजिए। बीजेपी के लोगों का एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, जब सिद्धांतों की बात और तर्क की बात आती है तो वो बात नहीं सुनते हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा है कि मानव भाई अभी सुनिए तो वो नहीं, अब उसके अलावा ये तो मैंने एक छोटा सा वो दिया। अब पसमानदा मुसलमानों की जो ये बात कर रहे हैं, 4,50,00,000 पसमानदा मुसलमान है, 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है। कितने पसमानदा मुसलमानों को ये भागीदारी देंगे? कम से कम 107 विधानसभा सीटों पे पसमानदा मुसलमानों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। चलिए ठीक है, भागीदारी की बात, क्या उनको चूरन पकड़ाने के लिए आप बीजेपी, मानस भाई एक मिनट, कितनी सीटें ये पसमानदा मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम छलक रहा है, कितनी सीटें पसमानदा मुसलमानों को ये देंगे? कम से कम अब उनके आंकड़े के मतलब उसके हिसाब से कम 10 सीटें लोकसभा की पसमानदा मुसलमान के कैंडिडेटों को देना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भारी। आपकी बात में समझ गया, लेकिन आपका और अनिल दुबे जी का जो सवाल है उसको मैं जोड़ करके राघवेंद्र जी से पूछ लेता हूं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा समय कम है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे। मैं चाहता हूं कि सभी का मैं आखिरी में एक रिएक्शन ले लूं।
राघवेंद्र जी, आप दूसरों को तो बहुत कोसते हैं कि रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू हो गया राजनीति में, ये रेवड़ी बांट रहे, आम आदमी पार्टी बांट रही है, कांग्रेस सरकार राजस्थान में रेवड़ी बांट रही है। लेकिन आप जब रेवड़ी बांटते हैं तो आप उसमें लाभार्थी वर्ग बताते हैं, तो एक तरीके से दोहरा मापदंड तो आपका भी, तो आप भी तो एक तरीके से मुसलमानों को रेवड़ियां देकर के आप भी तो उनको अपनी तरफ अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको आवास दे रहे हैं, उनको गैस दे रहे हैं, उनको अब राशन दे रहे हैं, साहित्य बात लाभार्थी वर्ग में वो भी शामिल है। तो आप बांटे तो रेवड़ी नहीं है और दूसरे बांटे तो रेवड़ी कल्चर है। अभी हमने मानस जी इन लोगों को बड़े धैर्य से सुना है। हमें अपेक्षा थी कि लंबे समय तक इनकी सरकारें रही हैं, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, प्रदेश में भी हमें आखिर तब धुंधला धुंधला याद है जब उत्तर प्रदेश में शायद वीर बहादुर सिंह आखिरी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लंबे समय तक सरकार है, मुझे अपेक्षा थी कि अपना जो है संगठनों को हमने ये लाभ पहुंचाया, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के लोग, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के छिद्रान्वेषण करने का काम किया। हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, हम लोगों ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया, पिछड़ों के लिए भी नहीं किया, अल्पसंख्यकों के लिए भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता मूर्ख है जो बार बार पलट के हमको वोट दे रही है। ये लोग बहुत बुद्धिमान है जो कोई एक लोकसभा सीट किसी की 2 लोकसभा सीटें हैं। अरे मान्यवर, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप जितना यहाँ ज्ञान बांटते हैं उससे ज्यादा वो मोबाइल में तुरंत देख लेते हैं। अब ये बरगलाने का काम बंद करिए। वो समझ चल जाता था आज से 20-25 साल पहले आप कोई भी बात बोल ले देश की जनता मान लेती थी, स्वीकार कर लेती थी। अब मान्यवर ऐसा नहीं है, जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा देश की जनता जानती है। हम लोग लगातार काम करते रहते हैं समाज में और भली प्रकार से काम करते हैं। अब इन्होंने देखिए समझौता उसको ब्लास्ट हुआ था 2007 में, मानस जी बहुत महत्वपूर्ण घटना बता रहे, उसमें आतंकवादी गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसमें जो है एक जो जांच कर रहे थे गुरदीप सिंह जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि एक आतंकवादी घटना है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ हिंदू आतंकवादी शब्द गढ़ने के लिए उसको हिंदू आतंकवादी बोल दिया। राहुल गांधी जब देश में डोकलाम में तनातनी चल रही थी तब MOU साइन कर रहे थे, वहां के जो दूतावास जाकर के राजदूत से मिल रहे थे, राजीव गांधी फाउंडेशन से चंदा ले रहे थे। कमाल के लोग हैं ये। और पाकिस्तान जाकर के कांग्रेस के नेता जो है वो अपने लिए वोट मांगने की अपील कर रहे थे। कांग्रेस जो है जिस तरीके से मुसलमानों का शोषण किया है, जिस तरीके से मुसलमानों को लगातार बरगलाती रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वो मानिस जी लंबे समय तक सरकार रही है। गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी बनता, याद होगा, आप तो पुराने पत्रकार है, वहां को बसपा पहला बनाया गया था मुख्तार अंसारी के लिए, इसलिए उनको ताजी मछलियां मिल सके। और मानस जी बड़े बड़े अधिकारी जाते थे उसके साथ बैडमिंटन खेल रहे। एक बार मुख्तार अंसारी का याद है, AK-47 पकड़ने के लिए एक इंस्पेक्टर गया और 8-9 सिपाही गए, मुख्तार अंसारी ने उसको बंद कर लिया। फिर कोई FIR नहीं लॉन्च हुई थी, समझौता किया गया था। तब उन्होंने बहुत देर बाद उनको एक इंस्पेक्टर और 7-8 जो कांस्टेबल पकड़े गए थे उनको छोड़ा गया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होते तो ये लोग आतंकवादी छुड़वाने चले जाते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 आतंकवादी छुड़वाने का चालकनामा किया था अखिलेश यादव ने, कहा था इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। कमाल का इन लोगों का मुस्लिम प्रेम है। बाद में भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, इन आतंकवादियों को छुड़वा करके क्या पद्मश्री देंगे। मानव की बाद में उन्हीं आतंकवादियों को फांसी की सजा की गई थी। जब उनकी सरकार नहीं होती समाजवादी पार्टी की, तब ये लोग अल्पसंख्यकों से कहते हैं, मुस्लिम नौजवानों से, आप लोग अवैध हथियार रखते हैं। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर घटना, उसमें जो आपके जो एक समाजवादी पार्टी के नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था। किस तरीके से ये लोग आतंक भ्रष्टाचार में अराजकता में डूबे हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाला दल है। सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास को करता है। हम लोग कभी भी आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हुए नजर नहीं आते, कभी भी देश विरोधियों के पक्ष में खड़े हुए नजर नहीं आते। मानव आज देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है राष्ट्रवादी लोग कौन है, राष्ट्र विरोधी लोग कौन है, तभी भी हाशिए पर आ गए। कमाल के लोग हैं। किसी में सरकारें हुआ करती थी, आज की तारीख में 2 लोकसभा सीटें। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है ये अंतिम सांसें ये राजनीतिक दल गिर रहे हैं और देर सवेर ये सब निश्चित रूप से देश से सबसे जवाब ले लेते उमाशंकर जी। देखिए बहुत सारे आरोप एक सांस में राघवेंद्र जी ने लगा दिए। कुछ तो गलती आपने की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, जिसका खामियाजा आपको उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ रहा है लंबे समय से। देखिए मानस जी,
मैं राघवेंद्र जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने कहा जनता बहुत समझदार है, जनता समझदार है, इसीलिए हिमाचल जो 98% हिंदुओं का प्रदेश है, वहां से इनको सत्ता से उखाड़ के बाहर कर दिया। कर्नाटका, जहां पर 73% हिंदू आबादी और 17% मुस्लिम आबादी है, वहां से इनको निकाल के बाहर कर दिया। और तमाम अखबारों में, टीवी डिबेट में हमने ये सुना या सुनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में उत्तर प्रदेश के इनके तमाम सांसद हार रहे हैं, इसलिए ये उनके टिकट बदलने की कवायद कर रहे हैं। तो इससे डरी हुई भारतीय जनता पार्टी अब चंद मुसलमानों के चरणों में बंधन कर रही है। तो ये इनकी पुरानी आदत है मानस जी, आज की थोड़ा ही है। कभी अंग्रेजों की चरण वंदना करने वाले अगर आज पाकिस्तानी मुसलमानों के बाद देश के ईमानदार और देशभक्त मुसलमानों के चरणों में आ गए हैं, तो मैं तो इनका स्वागत ही करूंगा। चाइना की बात कर रहे थे भाई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा बार अगर कोई चाइना गया तो 56 इंची नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने सारे शी जिनपिंग को लाल आंख दिखाने के बजाय लाल कुर्ता पैजामा पहन के झूला झूलाने लगे। तो कोई आया नहीं, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है कि नारे के साथ चीटर चीन को क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री, इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश के इतिहास में कभी नहीं आया। और एक बार वो चंदे की बात कर रहे थे, मानस जी सुन लीजिए मेरी बात आ जाए। अरे वो जरा पीएम केयर फंड का हिसाब दे दीजिए देश को कि कितने चीनी कंपनियों से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पीएम केयर फंड में चंदा लिया है। कराएंगे ऑडिट उसका, दे दीजिए चंदा, पोल खुल जाएगी कि कितने चीनी भक्त हैं देश के प्रधानमंत्री जी। और दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई हेमंत तिवारी जी अमेठी का जिक्र कर रहे थे। अमेठी में राहुल गांधी जी के 2014 के चुनाव का मैं अमेठी विधानसभा का प्रभारी था, और तब भी हमने चुनाव देखा था जब स्मृति जी आई थी। और 2019 का राहुल गांधी जी को 2014 में जितने वोट मिले थे उससे 17,000 ज्यादा वोट 2019 के पार्लियामेंट में मिले थे। और फैक्ट ये है कि चूंकि योगी जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, ऐसे में सपा और बसपा ने जो हमारा समर्थन किया था उनके वोट हमको मिल नहीं पाए, और उन वोटों को सरकार ने धनबल बाहुबल से उनको स्मृति ईरानी के पाले में ले जाने का काम किया। इसलिए वोट बढ़ने के बावजूद राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बार इस फैक्ट को भी चेक कर ले कि जितने दंगे हुए हैं, चाहे वो गोधरा हो, उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी आरोपी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का फैक्ट चेक कर लीजिए दंगे के आरोपी, और चाहे मुजफ्फरनगर के दंगों का फैक्ट चेक कर लीजिए, इनके विधायक विक्रम सैनी को 3 साल की सजा हुई क्योंकि वो दंगे के अपराधी थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने वाली पार्टी है, भारत जलाओ वाली पार्टी है, और गरीबों को मारने वाली पार्टी। उमा शंकर जी जल्दी से जवाब दीजिए। एक लास्ट कमेंट हम चाहेंगे कि अनिल दुबे जी से भी ले लें, प्लीज जल्दी कर लीजिए। हेमंत भाई, उमा शंकर जी आप उमा शंकर मेरे छोटे भाई है, मेरा भी वक्त ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ दूसरी बात है, 2014 में मेरे मुंह से टिप्पणी निकल गई थी कि अमेठी बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है अगली बार के लिए। ये मैंने इन्हीं सब जो जरूरत जमीन पे देखा था उसी हिसाब से मैंने बोला था। किसी भी राजनेता के लिए बड़ा हो या किसी पार्टी के लिए कितनी बड़ी या छोटी हो, उसको वक्त के हिसाब से सबक लेना चाहिए। आप यहाँ अनिल दुबे जी बैठे हैं, इनकी पार्टी से कोई टेक्निकल चूक हुई थी, अब उन्होंने उसको सुधारा है। आप देखिए असेंबली इलेक्शन में उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो जो आपकी गलतियां होती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास वक्त होगा। अगर आपने सुधार लिया, राहुल गांधी से भी यही गलती हुई थी। राहुल गांधी और कांग्रेस टीम ये नहीं जज कर पाई तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है, आखिर अमेठी मुस्लिम क्यों दे रहा है? वो 900 के गांव में 650-700 बीजेपी कैसे मिल रहा है? ये मामूली बात नहीं है।
और देखिए इसमें कोई शक नहीं कि अमेठी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट खरीदे हुए जाते हैं, मुझे मालूम है बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पर वहां ऐसा नहीं था। तो भी इस तरह की परिस्थितियां होती है। और अब देखिए कोई किसी से अछूत नहीं है, पुरानी चीज लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो अब पुरानी चीज भूल जाते हैं ना, यही दशा है। कांग्रेस जैसी पार्टी आज की स्थिति में, लेकिन कांग्रेस फिर उसी लाइन पे जा रही है। देखिए पूरे पैन इंडिया आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उसी लाइन, क्योंकि उसको इलेक्शन जीतने हारने ज्यादा जरूरी अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। मैंने भी एक छोटी सी बात जिक्र किया था, ये शायद उस वक्त स्क्रीन पे नहीं थे उमाशंकर जी, कि अभी भी मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का, देश का मुसलमान जो अलग अलग चंक में अलग अलग रीजनल पार्टीज को फेवर करता, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी दृष्टि से देख रहा है, और इसका एहसास कांग्रेस को है, और उसी हिसाब से कांग्रेस अपनी प्लानिंग भी कर रही है। लेकिन मजबूरी है, कुछ को अलायंस साथ जाना है, तो वक्त के साथ चीजें बदलती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिमों का एक हिस्सा चला गया, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो जरूर कोशिश करेगी। पसमानदा मुस्लिम, पसमानदा सब थोड़ा सा लगता, पसमानदा मुस्लिम वही है जो बहुत गरीब क्लास उनका है भाई, जो कमजोर है, जो कुछ लोग जाति आधारित कमजोर होते हैं, तो उसका अट्रैक्शन भाजपा को है, इसमें कोई शक नहीं। अब बाकी सब अपनी रणनीति बनाए, सबका पूरा गेम खुला हुआ है। जी अनिल जी, इस बात पर कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने आप को फिर से आगे बढ़ाने की संगठन के तौर पर कोशिश कर रही है। इसमें देखिए अभी आपकी पार्टी के जो तमाम लोग नेता हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इमरान मसूद पहले से ही पहुंच चुके थे कोकब हमीद, तो उनके तमाम समर्थक, उनके जो बेटे समर्थक उनके साथ शामिल हो गए। तो एक तरीके से कांग्रेस तो दबे पांव से आगे बढ़ रही है, आपका भी वोट बैंक खतरे में है। मानस जी, इमरान मसूद पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बसपा में गए, बस सपा में गए, फिर वहां गए, क्योंकि ये तो राजनीति तो आप यही सबसे वहां जाता है। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल व्यक्तियों से नहीं चलता है, सवाल सिद्धांतों का है, सवाल विचारों का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जो वहां पर हुआ, अगर आप पश्चिमी, आपका तो राष्ट्रीय चैनल है, आप उत्तर प्रदेश में आप काम कर रहे हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में आप सर्वे करा कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बनी थी, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज लोगों एक दूसरे से लोग कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। साथ में किसान आंदोलन में सभी वर्गों के लोग, हेमंत जी बैठे हैं, हेमंत जी से पूछे इनको कि किसान आंदोलन में सारे वर्ग के लोग जो किसान थे वो सब एक साथ लड़े। आज उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम है, लोग एक दूसरे से मिल करके समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, और समाज को जोड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जय सिंह जी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया है। और अब भी हसन कौसर जी मुसलमान के साथ 20 सेकंड में जवाब दीजिए, क्योंकि डिबेट खत्म करनी है। देखिए मुसलमानों की जहाँ तक बात है, ये सही बात है कि मुसलमानों को अभी तक जो मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा था, मुसलमानों को गुमराह किया गया था, वो डरे हुए थे, उनकी समझ में नहीं आता था कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद क्या होगा। आज की तारीख में मुसलमान पढ़ा हुआ भी है और साथ में हर चीज को समझ रहा है, उसे ये दिखाई दे रहा है बहुत नहीं हम कंफर्टेबल ना अगर जो है तो महसूस कर रहे होते तो हम भारतीय जनता पार्टी या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में संयोजक न होते इस टाइम मध्य उत्तर प्रदेश के। चलिए साहब, इस चर्चा को ही विराम देना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह जी आपका, उमाशंकर पांडे जी आपका, हसन कौसर साहब आपका, हेमंत तिवारी जी, अनिल दुबे जी, करमवीर आजाद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों को लेकर मची हुई खींचतान की। भारतीय जनता पार्टी पसंदीदा मुसलमानों के बाद अब बढ़े हुए कदमों से मुस्लिम मतों पे जो सूफी पंथ को मानने वाले लोग हैं, जिनका विस्तार पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है सूफी पंथ के मानने वाले लोगों का, और उसके सहारे देश के तमाम हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों का, अपनी पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकती है, और उसको लेकर के एक महासंवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से मुस्लिम मतों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही है। आज की चर्चा को यहीं विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।